हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कौन भारत का अंतिम महान राजपूत शासक था, यानी हु वॉज द लास्ट ग्रेट राजपूत रूलर ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन है हर्षवर्धन, बी ऑप्शन है जयचंद, सी है सिद्धराज जयसिंह, डी है पृथ्वीराज चौहान थर्ड। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन, यानी पृथ्वीराज चौहान थ्री। तो देखिए कि भारत का अंतिम महान राजपूत जो है, राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। देखिए पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है, राय पिथौरा भी कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान को क्या कहते हैं, राय 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 पिथौरा, ठीक है, राय पिथौरा भी कहा जाता है। देखिए पृथ्वीराज चौहान ने, देखते हैं, देखिए पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान ने पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध तराइन तराइन के प्रथम युद्ध अब देखिए तराइन के प्रथम युद्ध ये कब हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। कब हुआ था, 1191 में। तो पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में जो है सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। किसको पराजित किया था, तो देखिए पराजित किया था ये, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जी ने किसको पराजित किया था, तो ये क्या था, सिहाबुद्दीन, ठीक है, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को जो है पराजित किया था। उसके बाद देखिए कि तराइन के द्वितीय युद्ध में तराइन के, ठीक है, सेकेंड युद्ध, ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1192 में। ठीक है, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है, युद्ध में मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। किसको पराजित किया, तो इसमें जो है पृथ्वीराज, ठीक है, पृथ्वीराज को क्या था, पराजित किया था। पृथ्वीराज को पराजित किया था। तो याद रखना है तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को क्या किया था, पराजित किया था। अब चलिए देखते हैं कि 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में, ठीक है, चंदावर के युद्ध में जयचंद, ठीक है, चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया था। ठीक है, जयचंद को क्या था, पराजित किया था। जयचंद को पराजित किया था। तो याद रखना है 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया था। अब देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं, यहाँ पे देखिए पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो है एक पुस्तक है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो क्या है, एक पुस्तक है जो चंदवर दाई के द्वारा, ठीक है, जो चंदवर दाई द्वारा लिखी गई है। ठीक है, द्वारा लिखी गई है। तो याद रखना है कि पृथ्वीराज रासो पुस्तक जो है ये चंद्रवर दाई के द्वारा लिखी गई है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप्स इज नॉट अ रबी क्रॉप। ए ऑप्शन है मक्का, बी है सरसों, सी है गेहूं और डी है जौ।
ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मक्का। तो याद रखना है कि मक्का जो है रबी फसल नहीं है, मक्का जो है रबी फसल नहीं है। तो मक्का जो है कौन सा फसल है, तो ये खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, मक्का जो है ये क्या है, खरीफ फसल। ठीक है, मक्का क्या है, तो ये खरीफ फसल फसल है। ठीक है, तो मक्का क्या है, खरीफ फसल। अब देखिए ये रबी फसल कौन कौन है, तो सरसों, गेहूं, जौ। ठीक है, सरसों, गेहूं, जौ, ये सब जो है क्या है, तो ये रबी फसल है। क्या है, रबी फसल। ठीक है, क्या है, तो रबी फसल है। ठीक है, रबी फसल। अब देखिए मक्के की खेती, मक्के की खेती, मक्के मक्के की खेती, मक्के की खेती। ठीक है, मक्के की खेती रबी, मक्के की खेती रबी एवं खरीफ, रबी एवं खरीफ दोनों, रबी एवं खरीफ दोनों फसलों में, ठीक है, फसलों में दोनों फसलों में की जाती हैं। ठीक है, दोनों फसलों में की जाती हैं। तो याद रखना है कि मक्के की खेती रबी एवं खरीफ दोनों फसलों में की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि भारत में, ठीक है, में भारत में जैसे कर्नाटक, भारत में जो है कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार। ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार इत्यादि जो है आदि में प्रमुख, ठीक है, प्रमुख, प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य, प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो मक्का उत्पादक राज्य जो है कौन कौन से हैं, तो देखिए प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य है भारत में कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और बिहार आदि। ठीक है, ये जो है प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य हैं। अब देखिए विश्व में, देखिए में विश्व में विश्व में सबसे अधिक, विश्व में सबसे अधिक मक्का, विश्व में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन, मक्का का उत्पादन जो है ये होता है यूएसए यानी अमेरिका में। ठीक है, तो ये जो है विश्व में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन कहाँ होता है, तो यूएसए यानी अमेरिका में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यूएसए में मुख्यतः, यूएसए में मुख्यतः यानी अमेरिका में जो है मुख्यतः पशुओं, पशुओं, ठीक है, पशुओं के चारा, ठीक है, पशुओं के चारा में, पशुओं के चारा में मक्का का प्रयोग होता है। तो अमेरिका में मुख्यतः पशुओं के चारा में किसका उपयोग होता है, तो मक्का का उपयोग होता है। ठीक है, प्रयोग होता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, यानी व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ए ऑप्शन है 10 सितंबर, बी है 8 सितंबर, सी है 12 सितंबर और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन यानी 8 सितंबर। तो प्रति वर्ष 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए 10 सितंबर को, 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 10 सितंबर को विश्व 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 आत्महत्या रोकथाम दिवस। ठीक है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। ठीक है, तो 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। उसके बाद देखिए 16 सितंबर को, 16 सितंबर, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व ओजोन, विश्व ओजोन संरक्षण, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। ठीक है, 16 सितंबर को, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। ठीक है, संरक्षण दिवस। उसके बाद देखिए 27 सितंबर, ठीक है, 27 सितंबर, 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 27 सितंबर को जो है 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व
ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है राष्ट्रीय 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 अभियंता दिवस, अभियंता राष्ट्रीय अभियंता दिवस। तो राष्ट्रीय अभियंता दिवस ये कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को, ये मनाया जाता है 15 सितंबर को, ठीक है। तो राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद देखिए 21 सितंबर, तो 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय 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 शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ठीक है। तो याद रखना है 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस। उसके बाद देखिए 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस, ठीक है, हिंदी दिवस। 14 सितंबर को जो है क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। व्हाट इज द वर्ड वेदांता यूज्ड फॉर। ए ऑप्शन है वेदों के लिए, बी है उपनिषदों के लिए, सी है आर्यनिकों के लिए और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए वेदांत शब्द का प्रयोग जो है उपनिषदों के लिए किया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। किसके लिए किया जाता है, उपनिषदों के लिए किया जाता है। वेदांत का अर्थ है, वेदांत का देखिए यहाँ पे है वेदांत का अर्थ है कि वेदों, ठीक है, वेदों का अंत अर्थात वेदों के मूल भाव को, ठीक है, वेदों के मूल भाव को टीकाकरण द्वारा समझा गया है, जिसे उपनिषद कहते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। उसके बाद देखिए कि वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है, तो ज्ञान, ठीक है, यानी वेद का अर्थ है ज्ञान, यानी असीम ज्ञान। अब देखिए उपनिषद, ठीक है, उपनिषद का अर्थ, ठीक है, उपनिषद का अर्थ जो है निष्ठापूर्व पास बैठना, ठीक है। उपनिषद का अर्थ है निष्ठापूर्वक पास बैठना, ठीक है, निष्ठापूर्वक पास बैठना, ये उपनिषद का अर्थ है। और वेद का अर्थ है ज्ञान, ठीक है, वेद का अर्थ है ज्ञान, ठीक है। उसके बाद देखिए कि 1000, ठीक है, 1000 से 600 ईसा पूर्व जो है के बीच, इतना से इतना के बीच 108, ठीक है, कितना, तो 108 उपनिषद लिखी गई, ठीक है। 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच जो है 108 उपनिषद जो है लिखी गई। उसके बाद देखें, उसके बाद है कि उपनिषद में आत्मा, ठीक है, उपनिषद में आत्मा परमात्मा, ठीक है, उपनिषद में आत्मा परमात्मा मोक्ष, ठीक है, मोक्ष आदि की विस्तृत, ठीक है, आदि की विस्तृत विवेचना है, ठीक है। तो उपनिषद में आत्मा परमात्मा मोक्ष आदि की जो है विस्तृत विवेचना है। अब देखिए मुंडकोपनिषद से भारत के राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है। तो सत्यमेव जयते जो है देखिए सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते ठीक है, सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है
मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद, ठीक है, मुंडकोपनिषद से जो है भारत के राष्ट्रीय वाक्य, और ये क्या है, तो यह है भारत के राष्ट्रीय वाक्य, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय वाक्य, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, और ये कहाँ से लिया गया है, तो ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इंफॉर्मेशन अबाउट विच एम्पेरर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी महरौली, ठीक है, इंस्क्रिप्शन। ए ऑप्शन है स्कंदगुप्त, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त प्रथम, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो महरौली अभिलेख जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अब देखिए महरौली का लौह स्तंभ जो है, महरौली का लौह स्तंभ, ठीक है, महरौली का लौह स्तंभ जो है ये कहाँ है, तो ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये जो है दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। महरौली के लौह स्तंभ में, देखिए महरौली के लौह स्तंभ में, महरौली के लौह स्तंभ में जो है क्या है, चंद्र के विजय, ठीक है, चंद्र, ठीक है, चंद्र के विजय अभियान, ठीक है, चंद्र के विजय अभियान की चर्चा है, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय माना जाता है, ठीक है। अब देखिए महरौली, ठीक है, महरौली के लौह स्तंभ, महरौली के लौह स्तंभ की, महरौली के लौह स्तंभ की सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी विशेषता, ठीक है, सबसे बड़ी विशेषता है उसमें जंग न लगना, ठीक है, उसमें जंग न लगना, ठीक है, उसमें जंग न लगना, ठीक है। तो महरौली के लौह स्तंभ की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें जंग न लगना। उसके बाद देखिए कि चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार, ठीक है, दरबार में नवरत्न, ठीक है, नवरत्न रहते थे, ठीक है, नवरत्न रहते थे। कौन रहते थे, नवरत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। विच इज़ द फेमस सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट। ए ऑप्शन है श्रावस्ती, बी है अमरावती, सी है कुशीनगर, और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अमरावती, यानी बी ऑप्शन, यानी बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र है अमरावती, ठीक है। उसके बाद देखिए अमरावती जो है, अमरावती स्तूप सातवाहन काल में बनाया गया है। अमरावती स्तूप जो है, अमरावती स्तूप जो है ये जो है सातवाहन, ठीक है, सातवाहन काल में जो है बनाया गया है, ठीक है, सातवाहन काल में बनाया गया है। उसके बाद देखिए कि अमरा स्तूप की विशेषता, अमरा स्तूप, अमरावती स्तूप, अमरावती स्तूप की विशेषता, अमरावती स्तूप की विशेषता जो है, विशेषता यह है कि ऊपरी आवरण, ठीक है, इसकी जो है ऊपरी आवरण जो है मार्बल का, ठीक है, ऊपरी आवरण मार्बल का बना हुआ है, ठीक है। तो याद रखना है कि अमरावती स्तूप की विशेषता यह है कि ऊपरी आवरण जो है ये मार्बल का बना हुआ है, ठीक है।
उसके बाद देखिए कि सांची का स्तूप, सांची सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप अशोक द्वारा, सांची का स्तूप अशोक द्वारा, अशोक द्वारा, सांची का स्तूप अशोक द्वारा बनाया गया। ठीक है, सांची का स्तूप अशोक द्वारा बनाया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए कि श्रावस्ती, श्रावस्ती में, श्रावस्ती में युद्ध, श्रावस्ती में युद्ध ने, श्रावस्ती में युद्ध ने सबसे अधिक, सबसे, श्रावस्ती में देखिए, श्रावस्ती में बुद्ध ने, श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए हैं। क्या दिए हैं? सबसे अधिक उपदेश दिए हैं। श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे अधिक क्या दिए हैं? उपदेश दिए हैं। तो याद रखना है, सांची का स्तूप जो है ये अशोक द्वारा बनाया गया है और श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए हैं। अमरावती स्तूप की विशेषता, ठीक है कि ऊपरी आवरण जो है ये मार्बल का बना हुआ है। ठीक है, और अमरावती स्तूप जो है सातवाहन काल में बनाया गया है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंडियन न्यूज़पेपर डे सेलिब्रेटेड? ए ऑप्शन है 29 जनवरी, बी है 27 जनवरी, सी है 22 जनवरी और डी है नन ऑफ दीज। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 29 जनवरी। तो प्रति वर्ष जो है भारतीय समाचार पत्र दिवस ये 29 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जनवरी को। 27 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस ये कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है जनवरी में मनाए जाने वाले सभी डेज देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 1 जनवरी को DRDO स्थापना दिवस। ठीक है, DRDO स्थापना दिवस। उसके बाद देखिए 3 जनवरी, ठीक है, 3 जनवरी, 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। ठीक है, वेलनेस डे, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे ये कब मनाया जाता है? 3 जनवरी। उसके बाद है 4 जनवरी, 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस। तो याद रखना है 1 जनवरी को DRDO स्थापना दिवस, 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। उसके बाद देखिए 5 जनवरी, 5 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 5 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 5 जनवरी। उसके बाद देखिए 6 जनवरी, ठीक है, 6 जनवरी, 6 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व, ठीक है, 6 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व अनाथ, ठीक है, विश्व अनाथ युद्ध दिवस, विश्व अनाथ युद्ध दिवस, विश्व अनाथ युद्ध दिवस ये कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस। उसके बाद देखिए 7 जनवरी, 7 जनवरी, 7 जनवरी को क्या मनाया जाता है? महायान नववर्ष। ठीक है, 7 जनवरी को महायान नववर्ष, महायान नववर्ष ये कब मनाया जाता है? 7 जनवरी। उसके बाद देखिए 8 जनवरी, 8 जनवरी, 8 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी घूर्णन दिवस। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी घूर्णन, पृथ्वी घूर्णन दिवस, पृथ्वी घूर्णन दिवस। ठीक है, पृथ्वी घूर्णन दिवस। उसके बाद देखिए 9 जनवरी, 9 जनवरी, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 7 जनवरी को महायान नववर्ष, 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। उसके बाद देखिए 10 जनवरी,
10 जनवरी, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। और 14 सितंबर को जो है सो हिंदी दिवस मनाया जाए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। उसके बाद देखिए 11 जनवरी, 11 जनवरी, 11 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 11 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मानव राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, तस्करी जागरूकता। 11 जनवरी को क्या माना जाता है? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, जागरूकता दिवस। उसके बाद देखिए 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। उसके बाद है 15 जनवरी, क्या है? 15 जनवरी, 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। ठीक है, भारतीय सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी। उसके बाद देखिए 16 जनवरी, 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 16 जनवरी, ठीक है, 16 जनवरी को जो है राष्ट्रीय 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, स्टार्टअप, ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी। उसके बाद देखिए 19 जनवरी, 19 जनवरी, 19 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो कोक बरोक दिवस। क्या मनाया जाता है? कोक बरोक दिवस। ठीक है, कोक बरोक दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 19 जनवरी को। और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी, और 19 जनवरी को कोक बरोक दिवस। उसके बाद देखिए 20 जनवरी, 20 जनवरी, 20 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो पेंगुइन, 20 जनवरी को जो है पेंगुइन जागरूकता दिवस, पेंगुइन जागरूकता दिवस, पेंगुइन जागरूकता दिवस। ठीक है, पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी को। उसके बाद है 23 जनवरी, क्या है? 23 जनवरी, 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को, 23 जनवरी। देखिए 24 जनवरी, 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। उसके बाद देखिए 25 जनवरी, 25 जनवरी, 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय मतदाता, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। उसके बाद देखिए 25 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये भी 25 जनवरी को। उसके बाद देखिए 26 जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को। उसके बाद देखिए फिर 26 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? 26 जनवरी को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस। उसके बाद देखिए ऊर्जा दिवस। उसके बाद देखिए 26 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? 26 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। ठीक है, 26 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। 30 जनवरी,
ठीक है। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस, क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। ठीक है, 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। ठीक है, उसके बाद देखिए 30 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? 30 जनवरी को ही मनाया जाता है विश्व कुष्ठ दिवस। विश्व कुष्ठ विश्व कुष्ठ दिवस। ठीक है, विश्व कुष्ठ दिवस ये भी कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है विश्व कुष्ठ दिवस। ठीक है, अब चलिए देखते हैं फरवरी में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए 4 फरवरी। ठीक है, 4 फरवरी, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। ठीक है, उसके बाद देखिए 11 फरवरी, 11 फरवरी, 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो समर्पण, ठीक है, दिवस क्या मनाया जाता है? समर्पण दिवस। ठीक है, समर्पण दिवस ये कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। उसके बाद देखिए 14 फरवरी, 14 फरवरी, 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो ठीक है, 14 फरवरी को वेलेंटाइंस डे, वेलेंटाइंस डे। ठीक है, 14 फरवरी को मनाया जाता है वेलेंटाइंस डे। उसके बाद देखिए, तो याद रखना है 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस, 11 फरवरी को समर्पण दिवस, 14 फरवरी को वेलेंटाइंस डे। और देखिए 15 फरवरी, 15 फरवरी, 15 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 15 फरवरी, 15 फरवरी को शहीद दिवस, 15 फरवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। ठीक है, शहीद दिवस। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस 15 फरवरी को। उसके बाद देखिए 21 फरवरी, 21 फरवरी, 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व मातृभाषा, विश्व मातृभाषा दिवस, विश्व मातृभाषा दिवस। ठीक है, विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। उसके बाद देखिए 28 फरवरी, 28 फरवरी, 28 फरवरी को जो है क्या मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए IMPS, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? IMPS इसका होता है इमीडिएट 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 पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, तो IMPS इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। उसके बाद देखिए, उसके बाद है NEFT, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? NEFT का होता है नेशनल, क्या होता है? नेशनल नेशनल इलेक्ट्रॉनिक, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, तो NEFT इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, ट्रांसफ़र। उसके बाद देखिए UPI, क्या है? UPI। ठीक है, UPI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो UPI का होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है, तो UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। उसके बाद देखिए बार्क। ठीक है, उसके बाद देखिए BARC, बार्क इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है भाभा। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च
सेंटर। ठीक है, तो बार्क का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। उसके बाद देखिए PCS क्या है, PCS इसका फुल फॉर्म क्या होता है, PCS का होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विस। ठीक है, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, PCS का होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विस। उसके बाद देखिए HTTP क्या देखेंगे, HTTP इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल तो याद रखना है HTTP इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद देखिए आसियान, उसके बाद है ASEAN आसियान, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। उसके बाद देखिए भीम क्या है, VHIM इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, तो भीम का जो फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। उसके बाद है GST क्या है, GST इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, GST इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद है UNHRC इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है यूनाइटेड नेशंस वुमेन राइट्स काउंसिल। ठीक है, राइट्स काउंसिल्स, तो UNHRC इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। उसके बाद देखिए FATF क्या है, FATF इसका फुल फॉर्म क्या होता है, FATF इसका होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, फोर्स, तो याद रखना है FATF इसका जो फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। उसके बाद देखिए RERA इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी। उसके बाद देखिए, उसके बाद है NEFRA क्या है, NEFRA इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो याद रखना है कि NEFRA इसका फुल फॉर्म होता है
नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। उसके बाद है PETA। उसके बाद है PETA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? PETA इसका फुल फॉर्म होता है पीपल ऑफ इथिकली इथिकल 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 ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। ठीक है, तो PETA इसका फुल फॉर्म होता है पीपल ऑफ इथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद है NGT। क्या है? NGT इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल, ठीक है, क्या होता है? नेशनल ग्रीन, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो NGT इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, उसके बाद है ODF। क्या है? ODF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है ओपन, क्या होता है? ओपन डिफेक्शन फ्री, ये होता है ओपन डिफेक्शन फ्री, ODF ओपन डिफेक्शन फ्री। उसके बाद देखिए, उसके बाद है MOU। क्या है? MOU इसका फुल फॉर्म क्या होता है? MOU इसका होता है मेमोरेंडम, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो MOU इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद देखिए, उसके बाद है FSSAI फसाई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है फूड, क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी तो याद रखना है। F यानी फसाई, इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी। उसके बाद देखिए, उसके बाद है IRCTC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग, शटरिंग एंड टूरिज्म कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन। तो IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटेगरी एंड टूरिज्म कोऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद है UPA। क्या है? UPA। ठीक है, UPA इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव ठीक है, प्रोग्रेसिव एलायंस। ठीक है, तो UPA इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे भारत के प्रमुख तेल शोधक कारखाना। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए डिगबोई। क्या है? डिगबोई तेल शोधक कारखाना। ठीक है, डिगबोई तेल शोधक कारखाना, ये कहाँ है? तो ये है असम में। ठीक है, कहाँ है? तो ये है असम में। उसके बाद है मथुरा। ठीक है, क्या है? मथुरा तेल
मथुरा तेल शोधक कारखाना, ठीक है, मथुरा तेल शोधक कारखाना। तो मथुरा तेल शोधक कारखाना ये कहाँ है? तो यह है उत्तर प्रदेश, ठीक है। मथुरा तेल शोधक कारखाना है उत्तर प्रदेश और डिगबोई तेल शोधक कारखाना है असम। उसके बाद देखिए, उसके बाद है ट्राम्बे। क्या है? ट्राम्बे तेल शोधक कारखाना, ट्राम्बे तेल शोधक कारखाना, ठीक है, शोधक कारखाना, ठीक है, कारखाना। तो ट्राम्बे तेल शोधक कारखाना है मुंबई। कहाँ है? यह है मुंबई, ठीक है, मुंबई। उसके बाद देखिए, ट्राम्बे तेल शोधक कारखाना मुंबई। उसके बाद है बरौनी। क्या है? बरौनी, ठीक है, बरौनी तेल शोधक, बरौनी तेल शोधक, बरौनी तेल शोधक, ठीक है, कारखाना, बरौनी तेल शोधक कारखाना, ठीक है, बरौनी तेल शोधक कारखाना, कारखाना। यह है कहाँ? तो यह है बिहार में, ठीक है, बरौनी तेल शोधक कारखाना ये कहाँ है? तो यह है बिहार में, ठीक है। तो बरौनी तेल शोधक कारखाना है बिहार। उसके बाद देखिए, उसके बाद है पानीपत, पानीपत तेल शोधक कारखाना, पानीपत तेल शोधक, ठीक है, शोधक, शोधक कारखाना, शोधक कारखाना, ठीक है। तो पानीपत तेल शोधक कारखाना ये कहाँ है? तो यह हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा, ठीक है, ये हरियाणा में है, हरियाणा में। उसके बाद देखिए, उसके बाद है पारादीप, पारादीप तेल शोधक, तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना, ठीक है, तेल शोधक कारखाना, पारादीप तेल शोधक कारखाना ये कहाँ है? तो यह उड़ीसा, ये कहाँ है? उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। याद रखना है कि, याद रखना है पारादीप तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो यह है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट पेज में जो है कप या ट्रॉफी और उससे संबंधित खेल देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, महाराजा, महाराजा रंजीत, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप ये किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? हॉकी से। उसके बाद है BC राय ट्रॉफी, ठीक है, क्या है? BC राय, BC राय ट्रॉफी, ठीक है, BC राय ट्रॉफी, BC राय, BC राय ट्रॉफी ये जो है फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है, ये जो है फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल। तो BC रॉय ट्रॉफी जो है, BC राय ट्रॉफी ये फुटबॉल से। उसके बाद देखिए, उसके बाद है GD बिरला ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी, ठीक है। तो देखिए, GD बिरला ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी, GD बिरला, GD बिरला ट्रॉफी, ठीक है, ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है? तो ये है फुटबॉल से, ठीक है, किससे है? फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है। तो GD बिरला ट्रॉफी, सॉरी, GD बिरला ट्रॉफी जो है इसका संबंध, GD बिरला ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट, ठीक है, GD बिरला ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। GD बिरला ट्रॉफी क्रिकेट। देखिए, BC राय ट्रॉफी, BC राय, BC राय ट्रॉफी, BC राय ट्रॉफी का जो संबंध है, BC राय ट्रॉफी इसका है फुटबॉल से। BC राय ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से, ठीक है। तो BC राय ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से और GD बिरला ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। उसके बाद देखिए, उसके बाद है जय लक्ष्मी, जय लक्ष्मी कप, ठीक है, जय लक्ष्मी कप, जय लक्ष्मी कप टेबल टेनिस, ठीक है, जय लक्ष्मी कप इससे संबंधित खेल है टेबल
ठीक है, टेबल। तो इसका जो है जयलक्ष्मी कप, जयलक्ष्मी कप इसका संबंध है टेबल टेनिस से। किससे है? टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस से संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है जयलक्ष्मी कप। उसके बाद है अमृत दीवान कप। क्या है? अमृत दीवान, अमृत दीवान कप। ठीक है, अमृत दीवान कप, अमृत दीवान कप। ठीक है, अमृत दीवान कप ये संबंधित है बैडमिंटन से, बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन। तो अमृत दीवान कप, अमृत दीवान कप ये किससे संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, और जयलक्ष्मी कप ये जो है टेबल टेनिस से संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है। उसके बाद देखिए फेडरेशन कप। क्या है? फेडरेशन, फेडरेशन कप। ठीक है, फेडरेशन कप। तो फेडरेशन कप का संबंध किससे है? फेडरेशन कप का संबंध है हॉकी से। ये फेडरेशन कप इसका संबंध हॉकी से है। उसके बाद फुटबॉल से है। ठीक है, हॉकी से है, फुटबॉल से है, हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल। तो याद रखना है फेडरेशन कप का जो संबंध है ये हॉकी से है, फुटबॉल से है, हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल से है। ठीक है, बास्केटबॉल। चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे वाद्य यंत्र और इसके वादक। ठीक है, चलिए देखते हैं। जिसे देखिए सितार वादक। ठीक है, सितार वादक। ठीक है, सितार वादक। तो सितार वादक जो है कौन कौन थे? सितार वादक उमा शंकर मिश्र, सितार वादक उमा शंकर मिश्र। ठीक है, उमा शंकर मिश्र। उसके बाद है पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर ये भी सितार वादक हैं। उसके बाद है बंदे हसन। कौन है? बंदे हसन, बंदे हसन। ठीक है, बंदे हसन ये क्या है? तो बंदे हसन सितार वादक है उमा शंकर मिश्र, पंडित रविशंकर और बंदे हसन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं तबला वादक। क्या देखेंगे? तबला वादक, तबला वादक क्या है? तबला वादक। ठीक है, तबला वादक। तो तबला वादक जो है ये कौन कौन है? तबला वादक में है गुदई। ठीक है, गुदई महाराज, गुदई महाराज। उसके बाद है फैयाज, फैयाज खां। क्या है? फैयाज खां। ठीक है, फैयाज खां। उसके बाद देखिए तो तबला वादक है गुदई महाराज, फैयाज खां। उसके बाद बांसुरी। ठीक है, बांसुरी वादक, बांसुरी वादक। तो बांसुरी वादक कौन कौन है? तो देखिए बांसुरी वादक जो है यह है राजेंद्र, राजेंद्र बांसुरी वादक राजेंद्र प्रसन्ना। ठीक है, बांसुरी वादक है राजेंद्र प्रसन्ना एन लीला। ठीक है, उसके बाद है एन लीला, एन लीला। ठीक है, तो याद रखना बांसुरी वादक है राजेंद्र प्रसन्ना और कौन है? एन लीला। उसके बाद है सरोद वादक। क्या है? सरोद वादक, सरोद, सरोद वादक। ठीक है, सरोद वादक। क्या है? सरोद वादक। तो सरोद वादक जो है ये कौन कौन है? सरोद वादक, तो सरोद वादक है बुद्ध। ठीक है, बुद्ध सेन, बुद्ध सेन दास, बुद्ध ठीक है, सरोद वादक है बुद्ध सेन दास गुप्ता। ठीक है, गुप्ता। उसके बाद देखिए ठीक है, तो याद रखना है शहीद जो है बुद्ध सेन दास गुप्ता और अली अकबर खां। उसके बाद देखिए संतूर वादक। क्या देखेंगे? संतूर, संतूर वादक, संतूर वादक। ठीक है, संतूर वादक। तो संतूर वादक जो है यह है भजन सोपारी, संतूर वादक है भजन सोपोरी। ठीक है, भजन सोपोरी। ठीक है, भजन सोपोरी। संतूर वादक है भजन सोपोरी।
उसके बाद है शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा, ठीक है, शिव कुमार शर्मा। तो संतूर वादक जो है ये है भजन सुपारी, ठीक है। उसके बाद है संतूर वादक शर्मा, उसके बाद शिव, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। संतूर वादक में भजन सुपारी और शिव, भजन सुपारी शिव कुमार शर्मा। उसके बाद है रुद्र वीणा, ठीक है, रुद्र वीणा, रुद्र वीणा, रुद्र वीणा, ठीक है, रुद्र वीणा। यदि रुद्र वीणा की बात, ठीक है, रुद्र वीणा, इसके वादक है वो सादिक, ठीक है, ठीक है, संत रुद्र। उसके बाद देखिए रुद्र वीणा, तो रुद्र वीणा है, वादक है सादिक, ठीक है, सादिक अली खां, सादिक अली खां, ठीक है, सादिक अली खां, ठीक है। असद, उसके बाद है असद, असद, ठीक है, असद संतूर वादक है वो सादिक अली खां, और ठीक है, सादिक अली खां। उसके बाद है रुद्र वीणा, ठीक है, क्या है, रुद्र वीणा। सर्वाधिक अपनी शक्ति द्वारा, ठीक है, सर्वाधिक रुद्र वीणा, ठीक है। तो सर्वाधिक अली खां, ठीक है, तो सर्वाधिक हो गया, सर्वाधिक ये है, सर्वाधिक जो है रुद्र इंद्र वीणा, ठीक है, रुद्र वीणा, ठीक है, रुद्र वीणा। इसका जो वादक है ये है सादिक अली, ठीक है, सादिक अली, सादिक अली खां, सादिक अली खां। उसके बाद देखिए, अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे नदी परियोजनाएं और नदी। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए भाखरा, भाखरा नांगल परियोजना, भाखरा नांगल, भाखरा नांगल परियोजना, भाखरा नांगल परियोजना, ठीक है। भाखरा नांगल परियोजना यह है सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। उसके बाद है हीरा कुंड बांध, क्या है, हीरा कुंड, हीरा कुंड बांध। उसके बाद जो है, उसके बाद है हीरा कुंड बांध, ठीक है, हीरा कुंड परियोजना, हीरा कुंड परियोजना, हीरा कुंड परियोजना ये कहाँ है, हीरा कुंड परियोजना महानदी के किनारे, ठीक है, हीरा कुंड परियोजना जो है ये महानदी के किनारे। उसके बाद देखिए थीन बांध परियोजना, क्या है, थीन बांध परियोजना, थीन बांध परियोजना, थीन बांध परियोजना, ठीक है, क्या है, थीन बांध परियोजना। थीन बांध परियोजना जो है यह है रावी नदी के किनारे, ठीक है, थीन बांध परियोजना रावी नदी के किनारे। उसके बाद देखिए टिहरी बांध परियोजना, क्या है, टिहरी, टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध, टिहरी बांध परियोजना, ठीक है, टिहरी बांध परियोजना। तो टिहरी बांध परियोजना जो है ये कहाँ है, टिहरी बांध परियोजना ये है भागीरथी, ठीक है, टिहरी बांध परियोजना जो है यह भागीरथी एवं, ठीक है, भागीरथी एवं भिलांगना, ठीक है, भागीरथी एवं भिलांगना, ठीक है, भागीरथी एवं भिलांगना नदी के किनारे। उसके बाद है माता टीला परियोजना, क्या है, माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना, ठीक है, माता टीला परियोजना ये जो है बेतवा नदी, ठीक है, माता टीला परियोजना बेतवा नदी के किनारे। उसके बाद है फरक्का बैराज परियोजना, क्या है, फरक्का, फरक्का, ठीक है, फरक्का बैराज, फरक्का बैराज परियोजना, फरक्का बैराज परियोजना, फरक्का बैराज परियोजना ये किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, ठीक है। फरक्का बैराज परियोजना जो है ये गंगा नदी के किनारे है। भाखरा नांगल परियोजना सतलज नदी, हीराकुंड परियोजना महानदी, और थीन बांध परियोजना रावी नदी, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी एवं भिलांगना नदी के किनारे, माता टीला परियोजना बेतवा नदी के किनारे, फरक्का बैराज परियोजना ये जो है गंगा नदी के किनारे बसा है। उसके बाद देखिए, अब देखिए
चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे नदी और उसके उद्गम स्थल। ठीक है, क्या देखेंगे? नदी और उद्गम स्थल। जैसे देखिए, जैसे है गंगा। ठीक है, गंगा, तो गंगा की जो उद्गम स्थल है यह है गंगोत्री। क्या है? गंगोत्री। गंगा की जो उद्गम स्थल है यह है गंगोत्री उत्तराखंड। जो कहाँ है? गंगोत्री उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद है सोन नदी। सोन नदी, तो सोन की यदि बात करें, सोन जो है ये अमरकंटक, सोन अमरकंटक यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सोन का जो उद्गम स्थल है सोन नदी का यह है अमरकंटक, मध्य प्रदेश। उसके बाद है गंडक। क्या है? गंडक नदी। तो गंडक की जो उद्गम स्थल है यह अन्नपूर्णा पर्वत। क्या है? अन्नपूर्णा पर्वत। ठीक है, तो गंडक की उद्गम स्थल है अन्नपूर्णा पर्वत, जो कि नेपाल में है। उसके बाद देखिए कोसी। क्या है? उसके बाद है कोसी। तो कोसी का जो उद्गम स्थल है ये क्या है? कोसी का उद्गम स्थल है गोसाईनाथ। क्या है? गोसाईनाथ। ठीक है, गोसाईनाथ, ये जो है गोसाईनाथ, ये कोसी का उद्गम स्थल। उसके बाद है घाघरा। घाघरा यानी जो कि सरयू, घाघरा, घाघरा नदी, इसका उद्गम स्थल है, मापचू। क्या है? मापचू चुंग हिमनद। मापचू चुंग हिमनद। उसके बाद देखिए कर्मनाशा। क्या है? कर्मनाशा, इसका जो उद्गम स्थल है ये क्या है? कर्मनाशा का है कैमूर की पहाड़ी। क्या है? कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, तो कर्मनाशा का जो उद्गम स्थल है यह कैमूर की पहाड़ी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।